हाय एवरीवन, मैं अमरजीत कुमार। आज जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक विथ एसएचएम, यानी कि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में एसएचएम का कुछ कंसेप्ट होगा रिलेटेड और उससे जो क्वेश्चन मिलेगा आपको उस पे कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे उसके बारे में आज बात करेंगे। तो इसके पहले दो पॉइंट है ना, उसको समझ लेते हैं। एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। लिखा हुआ है बहुत अच्छा ढंग से कि इफ अ बॉडी इज गिवन slight displacement from its mean position and it has tendency to come back to mean position, then it is known as a stable equilibrium। स्टेबल इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं कि अगर कोई बॉडी मीन पोजीशन पे है रखा हुआ, मीन पोजीशन कह लो या इक्विलिब्रियम पोजीशन कह लो, है ना, और वहां पे अगर हम स्लाइट डिस्प्लेसमेंट करेंगे बॉडी को और उसके बाद फिर बॉडी का टेंडेंसी होगा मीन पोजीशन की तरफ लौटने का, तो ऐसे कंडीशन का नाम दिया जाता है क्या चीज? स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद क्या है कि अगर बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो देखिए इन स्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट बॉडी परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन, है ना। उसके बाद बॉडी जो है टू एंड फ्रो मोशन, इधर उधर का मोशन परफॉर्म करने लगेगा। और देखो क्या लिखा हुआ है, इफ नेट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेटिस्फाई रिलेशन एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, 11th क्लास में, है ना, ये बताया गया है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के जो है एसएचएम कांस्टेंट है, एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है, एफ जो है नेट फोर्स है, देन इट इज नोन एज एसएचएम इक्वेशन। तो उसके बाद दूसरा जो है हम लोग बात करेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आप थोड़ा सा स्लाइड डिस्प्लेसमेंट करते हो, है ना, उसके बाद मीन पोजीशन से, देन बॉडी जो है उसका कोई टेंडेंसी नहीं रहता है मीन पोजीशन की तरफ आने का, वो दूर चला जाता है, तो ऐसे कंडीशन का नाम दिया जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो कभी भी वो एसएचएम को, यानी कि वो एसएचएम नहीं करता है, टू एंड फ्रो मोशन नहीं करेगा तो एसएचएम नहीं हो पाएगा, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इसको देखो हम एक एग्जांपल लिए हैं और दोनों को समझाते हैं। ये स्टेबल के लिए है, जैसे मीन पोजीशन यहाँ मान लेते हैं, क्योंकि मीन पोजीशन वही मानना होगा जहाँ पे एफ नेट 0 है। तो इधर देखो एक बॉल रखा हुआ है एम मास का, तो एम जी नीचे लगेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से नॉर्मल ऊपर लगेगा, और दोनों अगर बैलेंस है तो यहाँ पे एफ नेट 0 हो गया। अब आप इस बॉडी को स्लाइड डिस्प्लेस करो इस तरफ, तो ये बॉल यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक। अब इधर देखो मीन पोजीशन से हम स्लाइटली डिस्प्लेस किए तो बॉडी यहाँ पहुँच गया। अब हम छोड़ देते हैं, तो ये बॉडी चाहता नहीं है कि इधर से इधर चले जाए, फिर यहाँ पहुँचेगा तो रुकेगा नहीं, क्योंकि इनर्शिया के वजह से नहीं रुकेगा यहाँ, तो फिर ये बॉडी अपने आप इधर चला आएगा और इस तरह से इस तरह का मोशन करते रहेगा, यानी टू एंड फ्रो मोशन। तो हम बोलेंगे कि ये एसएचएम लाइक है। अगर फिर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे एफ बराबर माइनस के एक्स को, बोलेंगे ये बॉडी परफॉर्म एसएचएम, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए, एक बॉल यहाँ पे है मीन पोजीशन पे, स्लाइड डिस्प्लेसमेंट किए, उसके बाद एजेंट फोर्स लगाना हटा बंद कर दिया, फिर अपने आप बॉडी का टेंडेंसी है मीन पोजीशन पे आने का, और इनर्शिया की वजह से फिर आगे चला जाता है, फिर यहाँ मीन पोजीशन, फिर इधर चला जाता है। इसका मतलब टू एंड फ्रो मोशन होने लगा, है ना। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं। और स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा तो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो हम बोलेंगे कि बॉडी परफॉर्म कर रहा है एसएचएम। अब दूसरा बात यहाँ पे आकर के देखते हैं अनस्टेबल की कहानी क्या है। तो यहाँ पे देखो इस तरह का हम लोग एक डायग्राम बनाए हैं, यहाँ पे नेट ये एमजी नीचे लग रहा है, ठीक, कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से नॉर्मल ऊपर लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब यहाँ एन बराबर एमजी हो जाए तो वो मेन पोजीशन कहलाएगा। अब इसको तुम स्लाइड डिस्प्लेस करके देखो तो ये नीचे गिर जाएगा, फिर ये लौट पाएगा मेन पोजीशन? नहीं लौट पाएगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। ये इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन ये कैसा इक्विलिब्रियम में? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। समझ में आ गया? ये यूज होगा टर्म, है ना, आगे का क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? तो दो कंडीशन है, उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट आएंगे। स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप करने के बाद देखिए हेडिंग है कंडीशन ऑफ एसएचएम। पहला कंडीशन है कि जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो बहुत ही स्लाइटली होना चाहिए, है ना। डिस्प्लेसमेंट शुड बी वेरी स्मॉल, डिस्प्लेसमेंट शुड बी वेरी
स्मॉल, बहुत छोटा होना चाहिए, है ना। और दूसरा जो है डिस्प्लेसमेंट शुड बी वेरी स्मॉल एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज opposite to the direction of displacement। ठीक, यही दोनों है। ये एसएचएम का है। पहला तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, उसके बाद अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है बहुत कम, है ना, बहुत कम होना चाहिए। और जो डायरेक्शन नेट फोर्स का, अगर आप डिस्प्लेसमेंट इधर किए हैं, एक्स इधर है, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब हम लोग जो है ये कह दें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पढ़ करके और क्वेश्चन बनाने का। अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप दिया हुआ है कि कैसे हम अगर कोई पार्टिकल, और विशेष रूप से चार्ज पार्टिकल का ही बात करेंगे क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक विथ एसएचएम पढ़ रहे हैं, है ना। तो कैसे अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो हम उसका टाइम पीरियड निकालेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह। अगर टी निकल गया तो ओमेगा भी तो निकल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे चार्ज पार्टिकल को फ्रॉम मीन पोजीशन, ये जानने के लिए कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या फिर अनस्टेबल में है। ठीक, तो स्लाइटली डिस्प्लेस किए, और स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे, अब इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करके यहाँ लाएं। अब सेकेंड स्टेप देखिएगा कि इसी पॉइंट पे हमको नेट फोर्स निकालना है। अब इस पॉइंट पे नेट फोर्स निकालें, उसके बाद डायरेक्शन उसका देखेंगे। अब डायरेक्शन जो है इधर डिस्प्लेस किए और नेट फोर्स का डायरेक्शन अगर इधर आ रहा है, इट मीन्स पक्का ये चार्ज पार्टिकल चाह रहा है अपना मीन पोजीशन पे आने के लिए, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो हम फिर क्या करेंगे, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो फिर कंपेयर करेंगे एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स से, और कंपेयर करने के बाद x तो वेरिएबल है, k कांस्टेंट है, तो उसी तरह से एफ नेट जब आप इस पोजीशन पे निकाले होंगे तो वहां पे कुछ वेरिएबल आएंगे और कुछ कांस्टेंट आएगा, है ना। तो जो कांस्टेंट है उसको k समझ लेंगे, और जो वेरिएबल तो यहाँ पे तो x है ना, तो वेरिएबल उस तरह से आ जाएगा। उसके बाद देखिए एंड फाइंड करना है आपको k का वैल्यू, ये तो बताया जब k मिल जाएगा, k जब मिल जाएगा तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बटा k पे निकाल लेंगे टाइम पीरियड। चाहो तो आगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर आपसे पूछे तो वो भी बना सकते हैं। तो ये है आपका, बस स्टेप फॉलो करना है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। पहला स्टेप में क्या है कि आपको थोड़ा सा मेन पोजीशन पे चार्ज पार्टिकल रखा हुआ उसको डिस्प्लेस करना है। डिस्प्लेस करने के बाद अब चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो वहाँ पे एफ नेट निकालना है। एफ नेट निकल गया, उसके बाद आप डायरेक्ट कंपेयर करोगे, है ना। आप अगर डायरेक्शन इधर होगा तो कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद k का वैल्यू मिल जाएगा। k का वैल्यू मिलेगा तो k मिल गया तो टाइम पीरियड निकाल देंगे। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन पे फिर प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद अब क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल q आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2a, a third charge particle, a small q of mass m, is also placed at midpoint of line joining. Then find the nature of equilibrium and time period of SHM if a small q charge is slightly displaced। और दो पोजीशन में कह रहा है डिस्प्लेस करने के लिए, फर्स्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग और दूसरा परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, यानी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग इस तरह से, और दूसरा जो हो जाएगा, है ना, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, और दूसरा कह रहा है परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले इसको समझिए, थोड़ा सा क्लियर इसको कर दें। देखो यही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि दो चार्ज है, सेपरेटेड है 2a डिस्टेंस पे, मीन पोजीशन पे स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है ना। उसके बाद ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। अब कह रहा है कि आप इक्विलिब्रियम का नेचर निकालिए और उसका टाइम पीरियड बताइए, है ना। कब, जब आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। तो देखिए एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस अलोंग लाइन ज्वाइनिंग आइदर इस साइड भी कर सकते हैं, इस साइड पे। हमने इसको इस साइड पे x डिस्टेंस पे, यानी स्लाइटली बहुत कम है, समझाने के लिए इतना बड़ा लिया गया है ना, नहीं तो जो डायग्राम है वो थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाएगा। ठीक, तो x
पे हम डिस्प्लेस कर दिए। अब स्टेप समझिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप क्या था, पहला कि इसको x डिस्प्लेस करो मीन पोजीशन पे, यही तो है मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से हमने x को डिस्प्लेस कर दिया। अब दूसरा क्या है, डिस्प्लेस्ड सिचुएशन में, है ना, जहां पे डिस्प्लेस्ड हो चुका है चार्ज, उस पॉइंट पे अब इस पर नेट फोर्स निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है इस क्यू पे। तो क्या लग रहा है आपको, ये जो है इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो ये इसको रिपेल करेगा, है ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो मान लेते हैं ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है इस साइड में, और उसका नाम F1 है, ये इसको इस साइड में फोर्स लगाएगा, उसका नाम F2 दे देते हैं। डायग्राम से देखिए और समझिए और पता लगाइए कि कौन ज़्यादा मैग्नीट्यूड में होगा, F1 या F2। तो आपको पता लग रहा होगा कि ये इसमें दूरी कम है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा, इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, यानी F2 का इफेक्ट कम होगा, इस साइड में F1 का ज़्यादा होगा। यानी किधर की ओर नेट फोर्स किधर की ओर लग रहा है, तो देखिए मीन पोजीशन की ओर लग रहा है, इसका मतलब पक्का ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले F नेट निकालते हैं, है ना। तो F नेट बराबर मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन तो पता ही है किधर आ जाएगा, हम लिख देते हैं F1 माइनस F2, और यहाँ ये भी लिख देते हैं F1 इज ग्रेटर देन F2। अब F1 का वैल्यू रखो तो F नेट निकलेगा, और क्या, F नेट का वैल्यू, एक मिनट, F नेट हमें निकालना है, F1 का वैल्यू कितना होगा जी, तो F1 ये चार्ज और ये चार्ज के बीच लग रहा था, तो हम लिखेंगे C डैश Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताइए कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो A, यहाँ पे A हो जाएगा, इतना A है, देखो ये पूरा दूरी 2A है, तो आधा कितना हो गया A, तो यहाँ तक A और इसमें x घट जाएगा, तो हो जाएगा A माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर माइनस है F2, किसके किसके बीच लग रहा है, इस चार्ज और इसके बीच, तो F2 में देखो C डैश यानी कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक A है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया A प्लस एक्स, यानी A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कॉमन टर्म बाहर ले लो तो कॉमन कितना हो जाएगा, यानी C डैश Q स्मॉल q कैपिटल Q बाहर हो जाएगा, 1 बाई A माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, C डैश Q और इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे आप तो ये आ जाएगा A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लीकेशन में A प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये इधर लिखा जाएगा दैट इज A प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस इधर चला जाएगा तो A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए F नेट निकल गया, सारा काम क्लियर। अब देखो यहाँ पे F नेट जो है C डैश स्मॉल q कैपिटल Q। अब नीचे देखो ये दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, A माइनस एक्स है ना, और A प्लस एक्स, A माइनस एक्स हो गया और A प्लस एक्स, एक और चौक ले लेते हैं, A माइनस एक्स और A प्लस एक्स इतना है, और इसके ऊपर होल स्क्वायर कर दो। ठीक, और इसको तोड़ो ऊपर में तो कितना आ जाएगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर, हम क्रैक करेंगे उसको A प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो आ जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस, अब इधर हम लोग बात करेंगे तो इधर में देखो एक ब्रैकेट लगाते हैं सबसे पहले, चूंकि माइनस वाला है तो थोड़ा अच्छा से इसको करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा A स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB यानी 2AX हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर इधर हम लोग आगे बढ़ाते हैं C डैश QQ, और देखिए लिखेंगे पहले A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2AX माइनस A स्क्वायर, ब्रैकेट को तोड़ते हैं,
पे कितना आ जाएगा फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। इतना तो सबको समझ में आया होगा। अब इतना के जगह पे हम लिख सकते हैं कितना, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे होल स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो कुछ कटने वाला टर्म है, क्या क्या कटेगा जी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो यानी एफ नेट का जो वैल्यू आने वाला है सी डैश क्यू क्यू, और ऊपर में कितना 2ax और 2ax कितना हो गया 4ax डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका वैल्यू निकालें, एफ नेट का, इक्वल टू का साइन में। यहाँ पे देखो एक एजम्पशन मानना है ना, एज्यूम करना है। और क्यों एज्यूम करेंगे ये भी बता रहे हैं कि x जो है बहुत 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 छोटा है a से, पहले ही बता चुके हैं कंडीशन ऑफ एसएचएम में कि जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए बहुत बहुत वो कम होना चाहिए, स्लाइटली एकदम थोड़ा सा डिस्प्लेस किए। तो आप कहिएगा इतना बड़ा क्यों दिखा रहे हैं, अरे नहीं दिखाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा, इतना छोटा हम कैसे लिख पाएंगे, है ना। समझाने के लिए समझने के लिए इतना बड़ा दिखा दिए, लेकिन है नहीं, x जो है बहुत बहुत छोटा है किससे, a से। ठीक, तो अगर x बहुत बहुत छोटा है a से तब क्या होगा, देन ये छोटा है तो इसको 0 मान लो, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे जो होल स्क्वायर है ये तो टर्म 0 हो जाएगा ना, तो यानी कि इतना की जगह पे आप लिख सकते हो a पर पावर 4। ठीक, अरे स्क्वायर हो जाएगा तो 4 आ जाएगा ना। तो अब एफ नेट बताइए कितना हो गया, एफ नेट दैट इज सी डैश क्यू क्यू, उसके बाद डिवाइडेड 4ax, चलो लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई, अब इतना के जगह पे कितना a पर पावर 4। अब देखिए इसको कटाओ तो a से कटेगा इधर तो a पर पावर 3 बचेगा यहाँ पे, यानी कि एफ नेट इज इक्वल टू आ गया, थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, है ना, कितना, तो आ जाएगा 4c डैश क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू और x। इतना तक समझ में आया। फिर से एक बार देखते हैं, ये क्वेश्चन जिस तरह से दिया हुआ है हमें कह रहा है नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, और उसके बाद आपको पूछ रहा है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ था, मीन पोजीशन से हम क्यू को डिस्प्लेस किए, इसमें भी कंडीशन दिया है कि सबसे पहले आप अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कीजिए, हमने किया, मीन पोजीशन से अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एक्स डिस्प्लेस किया। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को ध्यान में रखना है, अब डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे एफ नेट निकालना है। तो हम देखें कि ये इस पे फोर्स इधर की ओर लगा रहा है, ये इस पे फोर्स इधर की ओर लगा रहा है, रिपल्सन की वजह से, डायरेक्शन भी पता है, तो इसका फोर्स को हम F1 नाम दिए, ये जो इस पे फोर्स लगाया है F2, और यहाँ भी पता चल गया कि यहाँ डिस्टेंस कम है तो ये इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड कम, ऑल ओवर रिजल्टेंट एफ नेट का डायरेक्शन इधर होगा। अब इधर डायरेक्शन होगा और सबसे पहले एफ नेट निकालना स्टार्ट कर दिया, और एफ नेट निकाल करके यहाँ तक तो ला दिए। अब यहाँ पे बात यहाँ ये आ जाता है कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम हमको पता चल चुका है कि एफ नेट का डायरेक्शन अगर, देखो याद करो, एफ नेट का डायरेक्शन अगर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। या दूसरा पॉइंट ये भी बताए थे कि अगर इस पे एफ, जैसे ही आप यहाँ से मेन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस कर दिए पार्टिकल को, और फिर पार्टिकल चाहता है मीन पोजीशन की ओर आने के लिए, तो कौन लेके आएगा, फोर्स लेकर के आएगा। तो देखो तो यहाँ पे एफ नेट इधर की ओर लग रहा है, यानी कि अब इसको लौटा के ले जाएगा मीन पोजीशन पे। तो ऐसे भी समझेंगे तो कह देंगे कि कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो फोर्स का वैल्यू हम निकाल लिए। अब आप ऐसा कीजिए, जगह तो है नहीं, इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या था कि कंपेयर करने के लिए कह रहा था, है ना, कंपेयर करने के लिए कह रहा था f बराबर माइनस के एक्स से। तो देखिए क्या करते हैं, यानी एफ नेट का जो वैल्यू आ गया, एफ नेट का जो वैल्यू आ गया कितना, 4c डैश क्यू क्यू बाई ए क्यू, और फिर इधर x जान के सेपरेट कर दिए के एक्स के फॉर्म में। अच्छा हम ये काम करने जा रहे हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं।
क्यों? इसलिए एफ नेट का डायरेक्शन और एक्स का डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट है, और अपोजिशन को फिजिक्स में माइनस लगा करके दिखाते हैं, है ना। देखो इधर एक्स तो एफ नेट। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर किसके साथ? विथ एसएचएम इक्वेशन एफ बराबर के एक्स माइनस के एक्स के साथ। क्या पाओगे? एक्स एक्स के का वैल्यू इतना आ जाएगा। सो वी गेट, क्या मिला जी? के बराबर कितना मिल गया? 4c डैश स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू। अब के मिल गया तो टाइम पीरियड बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इधर तो नोट किया होगा आप लोगों ने, है ना, तो नोट कर लिए हैं। तो फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में बता भी दिए थे। अब देखिए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, रखो इसमें वैल्यू, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m, तो m ही रहेगा जी, k के जगह पे कितना रखेंगे? 4c डैश स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू, ये ऊपर चला जाएगा। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कितना? m a क्यू डिवाइडेड बाई 4c डैश स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। ये आपका आंसर है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम का। और नेचर ऑफ, देखो तो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या था? तो हम कहेंगे कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेबल, वो तो पता चल ही गया आपको, स्टेबल। एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेबल, एंड उसका टाइम पीरियड जो है 2 पाई अंडर रूट एम ए क्यू डिवाइडेड बाई 4c डैश स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई, यही तो था आंसर। देख लेते हैं, 2 पाई एम ए क्यू 4c डैश स्मॉल क्यू, ठीक है, ये बात समझ में आया। ठीक उसी तरह से आपको अप्रोच करना है सेकेंड को, है ना। तो इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए, और आगे हम लोग सेकेंड जो दिया हुआ है कंडीशन उसके साथ अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे क्या बनेगा। नेक्स्ट, अब जो है सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा था कि ये तो ऐसे ही है, Q यहाँ है, ये दोनों के बीच का सेपरेशन 2a है, और लाइन ज्वाइनिंग ऐसा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है मीन पोजीशन पे चार्ज रखा हुआ है, मीन पोजीशन यानी कि ये a हो जाएगा और ये a हो जाएगा। परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग डिस्प्लेस करना है, इसका मतलब लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, या तो इधर या तो इधर, 90 डिग्री के ऊपर ही डिस्प्लेस करते हैं। थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, लेकिन इसमें डायग्राम में थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं, समझ में आएगा। मान लो इतना दूर तक डिस्प्लेस कर दिए, अब ये Q यहाँ है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट क्या कहता है? दूसरा स्टेप, कि जब आप डिस्प्लेस कर दिए तो यहाँ पे ही एफ नेट निकालिए, ठीक। तो पहले लाइन ज्वाइनिंग मिलाते हैं, लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन ज्वाइनिंग, ठीक। अब ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा इधर की ओर, मान लो एफ फोर्स से। ये इसको क्या करेगा? ये भी रिपेल करेगा, कितना से? एफ फोर्स। कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल मान लेते हैं कितना? थीटा है। अब देखिए ये F का हम दो कंपोनेंट करने जा रहे हैं, ठीक। F का जो है दो कंपोनेंट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा ना, और ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक। तो F का दो कंपोनेंट करने जा रहे हैं। तो देखो एक कंपोनेंट, थोड़ा बड़ा बना लें डायग्राम, अच्छा रहेगा। क्या था जी? Q चार्ज, यहाँ भी Q चार्ज था, दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो 2a था। मेन पोजीशन पे स्मॉल q चार्ज रखा हुआ था, तो ये दूरी a हो गया और ये भी दूरी a हो गया। पूरा तो पता ही है आपको, 2a डिस्प्लेस कर दिए मान लो यहाँ तक x। अब ये चार्ज यहाँ पहुँच चुका है।
अब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगाएगा, तो हमने लाइन ज्वाइनिंग को पहले बनाया। ये इस पे फोर्स लगाएगा तो वो भी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगाएगा, ठीक। तो ये फोर्स F हो गया, इधर की ओर लगाएगा। ये इसको रिपेल करेगा, यानी ये भी इधर की ओर लगाएगा। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है ना, इसको थोड़ा और ड्रॉ कर लो। ये भी एंगल थीटा, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब F का कंपोनेंट कीजिए, तो F का कंपोनेंट कर रहे हो अलॉन्ग x और y डायरेक्शन, तो ये इधर कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट दैट इज F साइन थीटा, और ऊपर कितना होगा इसका इधर F कॉस थीटा। जिधर थीटा उधर कॉस लग जाता है। इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा F साइन थीटा, इसका इधर कंपोनेंट F कॉस थीटा। तो लिख दे 2F कॉस थीटा, डायरेक्ट लिख देते हैं 2F कॉस थीटा। ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब इसका कंपोनेंट टूट गया तो इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा, खत्म हो गया, इसका काम तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे F नेट किधर लग रहा है, इस चार्ज पे F नेट कितना लग रहा है, तो हम कहेंगे सर F नेट तो लग रहा है 2F कॉस थीटा। और सुनिए F नेट का डायरेक्शन किधर है, तो F नेट का जो डायरेक्शन है वो इधर है। डिस्प्लेस्ड पोजीशन का डायरेक्शन किधर है ना, डिस्प्लेस्ड पोजीशन जो है यहाँ से इधर ही डिस्प्लेस किए थे, मतलब डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन इधर है। अब सोचिए क्या कभी जिंदगी में यह स्मॉल क्यू चार्ज अपने मेन पोजीशन की तरफ आने का कोशिश कर रहा है या फिर आएगा? आंसर है, जवाब है नहीं, क्योंकि इस पे फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इसको इधर ले जाना चाह रहा है, तो कैसे ये इधर आएगा। इट मीन्स काम तो यही खत्म हो गया कि यह स्टेबल ना हो करके कैसा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इट मीन्स टू एंड फ्रो मोशन नहीं करेगा, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन जो है नहीं करेगा, तो टाइम पीरियड भी नहीं कैलकुलेट करेंगे। आया समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि और क्लियरिटी मिले आपको कंसेप्ट का, और अच्छे से बनाइएगा फिर। अब देखिए सेम क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा चेंज किए हैं, कि लिखा हुआ है जो चेंज किए हैं कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन रिप्लेस कर दिया गया है ना, प्लस क्यू चार्ज को बाई माइनस क्यू, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM इफ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन। बस सारा चीज वही है ना, जहां पे प्लस क्यू लिए थे थर्ड चार्ज पार्टिकल, वहां पे अब माइनस क्यू लेना है। तो देखो अब पहला दिया हुआ है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो मेन पोजीशन पे चार्ज पार्टिकल, अब इसको हम लाइन ज्वाइन अलोंग द लाइन डिस्प्लेस पे हमें F नेट निकालना है। तो मानते हैं कि ये जो है इस पर फोर्स लगा रहा है किधर की ओर, इधर की ओर। चलो और इसको F1 मान लेते हैं, प्लस है, अट्रैक्ट करेगा ना, तो इधर की ओर फोर्स लगाया। अब ये प्लस क्यू चार्ज, यानी ये तो फिक्स है ना, ये भी फिक्स है, पहले लिख दिए थे। ये इसको क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस पे अट्रैक्ट करेगा तो इधर की ओर फोर्स लगाएगा F2, ठीक। इसके बाद फर्दर आगे स्टेप मूव करने से पहले थोड़ा सा सोचना है कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो पता लग रहा है कि F1 का ज़्यादा है F2 से। कैसे जी? तो डिस्टेंस कम, R का वैल्यू कम तो फोर्स ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स का वैल्यू कम। आप खुद सोचिए, जब F1 का वैल्यू ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड में, तो इस पोजीशन पे F नेट का डायरेक्शन तो इधर हो जाएगा। अब F नेट का डायरेक्शन इधर हुआ तो ये पार्टिकल को लेकर के इधर चला जाएगा, क्या वो मेन पोजीशन पे वापस लौटेगा? नहीं, ये है मेन पोजीशन उसका, तो मेन पोजीशन पे वापस नहीं लौटेगा तो आगे हम काम क्यों करें, है ना। ये तो आ जाएगा, कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, टाइम पीरियड नहीं कैलकुलेट होगा। समझ में आ गया है ना। पहले ध्यान से समझ लेना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अब F नेट निकाल दिए इसके बाद कंपेयर वगैरह कर दिए, तो फिर गलती हो जाएगा ना।
तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग बी के बारे में सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, इसको मिटा देते हैं, है ना, बी को बनाते हैं, इसमें तो आएगा। क्वेश्चन बी में क्या है कि परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, ध्यान दीजिए, ये है हमारा सिस्टम, क्यू फिक्स है, ये भी फिक्स है, डिस्टेंस यहाँ पे रखा हुआ था माइनस क्यू चार्ज। अब डिस्प्लेस करके, मान लो डिस्प्लेस करके थोड़ा और ऊंचाई पे x डिस्प्लेस किया गया और माइनस क्यू को यहाँ ला दिया गया। अब ये इस पे फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, लाइन ज्वाइनिंग की तरफ लगाएगा, और ये इस पे फोर्स लगाएगा, है ना, किधर लगाएगा, लाइन ज्वाइनिंग की तरफ। ओहो, ठीक है। अब देखिए ये प्लस ये माइनस अट्रैक्ट करेगा, यानी इस तरफ F, ये प्लस ये माइनस अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, ये भी F होगा। क्यों? क्योंकि देखो तो चार्ज भी सेम, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज का सेम है, डिस्टेंस भी तो F हो जाएगा। अब देखिए ये दूरी तो आपको पता ही है ना, ये है, ये भी A है, ठीक, इतना 2A था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये X है, एंगल थीटा मान लो, इधर भी एंगल थीटा होगा। अब आप खुद सोचिए, इसका फिर दो कंपोनेंट कीजिए F का, तो F का दो कंपोनेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो F का इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, F साइन थीटा, कि देख क्योंकि इधर एंगल है नहीं, और यही F का एक कंपोनेंट इधर होगा, ये F का एक कंपोनेंट इधर और एक इधर, तो इधर होगा कितना, F कॉस थीटा। अब इसका दुनियादारी खत्म हो गया, ठीक। अब इसका भी तो करना होगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर कीजिएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर, तो F साइन थीटा, और इसका फिर एक कंपोनेंट इधर, तो आ जाएगा F कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं 2F कॉस थीटा, ठीक। ये तो कैंसिल हो गया, दोनों खत्म हो गया। तो अब हमारा सवाल ये है कि F नेट कितना आया, इधर F साइन थीटा, इधर F नेट किधर आया, कितना आया और किधर आया, डायरेक्शन भी, F नेट 2F cos थीटा आया, ठीक, उसका डायरेक्शन इधर है। तो क्या ये फोर्स स्मॉल क्यू चार्ज को मीन पोजीशन की ओर लेके आ रहा है या नहीं, जहां से वो डिस्प्लेस हुआ था, तो कहेंगे हाँ लेकर के तो आ रहा है। इट मीन्स नेचर जो है वो इक्विलिब्रियम का, वो कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल है, तो फिर आगे काम हमारा बन जाता है, आगे करेंगे। तो अब देखो F का वैल्यू पहले निकालो, तो F का वैल्यू इस छोटे से जगह पे हम निकाल सकते हैं, है ना। F में जरूरत क्या होता है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये डिस्टेंस। तो देखो ये A है, ये X है, तो क्या ये डिस्टेंस नहीं हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिख दें अंडर रूट A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा, ये दोनों तो दुश्मन होता है ना, खत्म हो जाएगा अपने आप, C डैश Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। और cos थीटा भी है, उसका भी वैल्यू निकालना है, तो थोड़ा जगह इधर बना लेते हैं, है ना। cos थीटा का वैल्यू या यहाँ निकाल लेते हैं। cos थीटा का वैल्यू देखो ना, ये थीटा है, तो b बटा एच होता है, cos थीटा बराबर b बटा एच, तो b कितना है, b हो गया x, h कितना है, यही अंडर रूट A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। वैल्यू को आप सब पे पुट करेंगे, है ना, चौक नहीं है मिथिलेश सर, मिल गया। आगे देखो, तो अब देखो कैलकुलेट करेंगे, 2 F की जगह पे इतना बात लिखना पड़ेगा, C डैश कैपिटल Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, सही है ना। और cos थीटा की जगह पे कितना, X डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ठीक। अच्छा आप हमें बताओ, इसको रूट को हटा करके 1/2 लिखें, इस पर कोई पावर नहीं तो 1 पावर समझना, और
इस पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को 1/2। अब देखो बेस सेम तो पावर ऐड होता है, तो 1 प्लस 1/2 तो कितना आ जाएगा 3/2। तो आगे देखो और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2c डैश क्यू क्यू एक्स, और नीचे में लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। नहीं 1 प्लस 1/2 करोगे तो आएगा ना। यहाँ पे एजम्पशन मानना है कुछ। क्या एजम्पशन? कि जो x है बहुत छोटा है a से, तभी तो SHM करेगा, है ना। तो बहुत छोटा है a से, तो हम क्या करेंगे इसको, दैट इज सो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर जो है 3/2 x, तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा ए स्क्वायर पे पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं ए पे पावर q। ठीक, तो अब एफ नेट क्या आया 2c डैश q स्मॉल q डिवाइडेड बाई ए क्यू और ये x। समझ में आ रहा होगा कि x के फॉर्म में। अब यहाँ माइनस लगा दीजिए, फिर वही बात कि सर माइनस क्यों, तो x का और फोर्स एफ नेट का, x डिस्प्लेस इधर किए, एफ नेट इधर लग रहा है, तो अपोजिट है, इसलिए डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से कंपेयर करोगे, कंपेयर विथ k बराबर सॉरी f बराबर माइनस के एक्स, तो k बराबर कितना आ जाएगा बोलिए आप, 2c डैश कैपिटल Q स्मॉल q ए क्यू। अगर ये आया देन k का वैल्यू आया, तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट m/k, तो डायरेक्ट लिखो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k करोगे तो m ए क्यू डिवाइडेड बाई 2c डैश कैपिटल Q आंसर आ जाएगा। अब तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, है ना। तो देखिए कंसेप्ट आप सीख गए, क्वेश्चन का टाइप्स भी बता दिए बहुत सारा, है ना। अब जो है एक नोट और भी समझ लीजिए, छोटा सा और बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट में। अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो SHM करेगा, और बड़ा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। ये ध्यान में रखना होगा आपको, है ना। यानी कि नोट में लिख ही लो आप कि छोटा डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, SHM। छोटा डिस्प्लेसमेंट SHM, बड़ा डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, ऑसिलेशन। ठीक, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन सस्पेंडेड बॉल सिस्टम पे करेंगे। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। हेडिंग दिया हुआ है क्वेश्चन बेस्ड ऑन सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम। इस पे भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कंसेप्ट है बता दिया जा रहा है कि जैसे मान लो कि एक रिजिड सपोर्ट है वाल्व, वहाँ पे L लेंथ का लंबाई से एक स्ट्रिंग है, उसमें एक M1 मास का बॉल है। ठीक, बहुत छोटा सा बॉल है। एक और L लेंथ का जो है, देखो ये थोड़ा सा टिल्ट लग रहा है, लेकिन दोनों बॉल एकदम टच में, छोटा छोटा बॉल है ना। ये एक M2 मास का बॉल है। ये दोनों अभी आराम से चिपका ऐसे इस पोजीशन में, ये दोनों स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो L है। हम क्या कहने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर हम M1 वाले जो बॉल है उसको बॉब बोला जाता है, और M2 जो है, दोनों पे हम Q1 Q2 चार्ज दे देते हैं। इसको हम चार्ज कर दिए Q2 और इस पर हम चार्ज दे दिए Q1। सेम नेचर का चार्ज रहेगा तो ये दोनों रिपेल करने लगेगा एक दूसरे को, तो ये दूर जाने का कोशिश करेगा ऐसे। अब दूर जाने का कोशिश करेगा तो ये डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये डायग्राम जो है इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि इसी में क्वेश्चन भी बता दें आपको।
अब जो है ये कुछ इस तरह से हो गया होगा, है ना, ये जो है इस तरह से हो गया और ये जो है इस तरह से हो गया। अब जो है ये M1 और M2, ठीक, मान लिया जाए ये तो था उसका वर्टिकल पोजीशन, ये लेंथ तो ये भी L है और ये भी L है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में डिफरेंट केस लिया जाता है ना, कि कभी मास को सेम कर देगा, बॉल के चार्ज को भी सेम कर देगा, कभी डिफर कर देगा। तो हम लोग पहला केस में ले रहे हैं। अब पहला केस हम लोग समझ जाएंगे तो सब ऑटोमेटिकली आप खुद निकाल लीजिएगा। केस हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो स्पेशल केस हम बना रहे हैं, यहाँ पे Q1 बराबर Q2 है एंड M1 बराबर M2 है, उसको M मान लिए। अब Q1 बराबर Q2 को Q मान लिया, यानी इस पे चार्ज Q और इस पे भी चार्ज Q, इस पे मास M, इस पे भी मास M। अगर ऐसा स्थिति आया होगा तो ये बॉल इस पे फोर्स लगाया होगा, यानी Q चार्ज है रिपल्सन का, और M मास के वजह से नीचे भी एक फोर्स लग रहा होगा mg। अब दोनों इस पे भी जितना फोर्स लग रहा होगा, जितना मैग्नीट्यूड का, उतना ही इस पे लग रहा होगा। इट मीन्स जो वर्टिकल आपने जो लाइन ड्रॉ हम लोगों ने किया है, वहां से अगर ये एंगल थीटा बनाता है तो ये भी एंगल कितना बनाएगा, थीटा। ठीक, मान लेते हैं कि ये दोनों के बीच का दूरी r है, तो अब खुद सोचो कि ये दूरी कितना होगा, r/2 कहेंगे, तो ये दूरी कितना होगा, r/2। इसको x मान लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को। समझ में आया? जब ये इस तरह से हो गया है ना, तो इसमें टेंशन आ गया होगा, यानी T। तो आपसे कभी कभी थीटा और टेंशन के बारे में पूछेगा, तो निकालना है, रेडी है हम लोग, है ना। तो सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करते हैं। आप खुद बताइए, ये चार्ज इसके ऊपर इधर की ओर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये भी तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब m मास के वजह से नीचे mg, m मास के वजह से नीचे mg। अब किसी एक को पकड़ते हैं और सब फोर्स को कैलकुलेट करके देख करके, और उसके बाद हम इक्विलिब्रियम स्टेट में निकाल लेते हैं। तो अब देखो, इसको हम जूम कर दिए, जूम कर दो इसको, जूम आउट करेंगे तो मिलेगा क्या, दैट इज ये m मास था। आप ये देखो, बॉल का इधर T लग रहा था, टेंशन L लेंथ था, और खुद बताइए आप, यहाँ से एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल थीटा, तो ये भी तो थीटा होगा, यानी कि ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दिए, इधर mg और ये एंगल थीटा। तो बताइए टेंशन का एक कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, T cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर हो जाएगा कितना, T sin थीटा। ठीक, और इधर तो लग ही रहा है Fe का वैल्यू चाहो तो निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कितना, C डैश Q1 Q2 दैट इज Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे आकर के तो ये रुक गया, इसका मतलब ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। तो वहाँ से अब यहाँ चलते हैं, दैट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, लिख देते हैं इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब सोचिए, इक्विलिब्रियम रहेगा तो ऊपर बराबर नीचे, दायां बराबर बायां कर दो, दैट इज कितना हो जाएगा, T साइन थीटा वो बराबर होगा Fe का, और वैल्यू दिया हुआ है, और ये इक्वेशन को फर्स्ट मान लो। दूसरा इक्वेशन बताओ जी, तो T cos थीटा बराबर होगा किसके, mg का, ये दूसरा हो गया। अब यहाँ पे देखो, नाउ देखो, यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ से इधर पहुँचे, फिर इधर से इधर पहुँचे, सीक्वेंस समझना है ना। उसके बाद हम 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, T से T कट जाएगा, साइन बटा कॉस कितना हो जाता है, दैट इज मिलेगा आपको क्या, tan थीटा इज इक्वल टू Fe/mg, है ना। तो इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स Fe यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स बाई mg। आया समझ में कुछ, यहाँ थीटा निकल गया। फिर से एक बार, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम पे हम लोग बात कर रहे हैं। दो चार्ज बॉल सिस्टम है,
Q1 चार्ज Q2 चार्ज देते हैं तो ये इस कंडीशन में आ जाता है रिपल्सन की वजह से। ये दूरी को हमने r माना और चूंकि सब चीज़ सेम है या मास भी सेम है चार्ज भी सेम है तो जो यहाँ से डेविएशन होगा एंगल वो सेम है, इसलिए दोनों तरफ थीटा मान लिए। उसके बाद इस पर जो फोर्स लग रहा था वो लिख दिए, इस पर जो फोर्स लग रहा था वो लिख दिए। इसको जूम करके थोड़ा क्लियरिटी में यहाँ देखें तो इस तरह से हुआ। अब हम कंडीशन ऑफ यहाँ तक आ गया तो फिर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है तो लेफ्ट बराबर राइट, ऊपर बराबर नीचे कर दिए। और देख लीजिए 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें थीटा मिल गया, यानी कि ये एंगल मिल गया। ठीक, अब हम 1 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे 2 का स्क्वायर में, यानी इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करके ऐड करेंगे सेकंड का स्क्वायर में तो हमें टेंशन मिल जाएगा। ठीक, देखते हैं ट्राई करके। तो पहले नोट कर लीजिए इसको, अब इधर हम मिटाएंगे थोड़ा सा ताकि ये भी इक्वेशन यहाँ लिखा जाए। देखो तो 1 का स्क्वायर करो, यानी कि अब क्या करने वाले हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ना। तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर क्या जी एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिएगा इसको तो ये मिलेगा ना कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ ई स्क्वायर एम जी का होल स्क्वायर। 1 होता है इसका वैल्यू, तो टी बराबर डायरेक्ट लिख दो टी इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। देखो टेंशन का वैल्यू मिल गया है ना। तो ये रहा आपका। अब देखिए इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उसको भी हम लोग डील कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे चलेंगे। अब देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको बारी बारी से हम लोग समझते हैं, मतलब जो न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है ना। तो सबसे पहले देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या था पहला कि अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो ट्रिगोनोमेट्रिक कंसेप्ट से हम साइन थीटा को लगभग मान लेते हैं टेन थीटा के बराबर, है ना। तो टेन थीटा बराबर हम लिखे थे एफ ई बटा एम जी, तो इसलिए हम साइन थीटा बराबर भी एफ ई बटा एम जी लिख लेंगे। और एफ ई का वैल्यू निकाले थे सी डैश क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, इधर एम जी साइड में है। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या है इतना लिख पाएंगे, देखो यहाँ पे डायग्राम बना दिए हैं, P बटा एच होता है ना, तो P और H तो यहाँ पे लिख दिए R/2 बटा L। यहाँ से हम Q स्क्वायर का वैल्यू इतना लिख सकते हैं, Q स्क्वायर का वैल्यू। अब Q स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे तो देखते हैं कि Q स्क्वायर और R के साथ कैसा रिलेशन है। तो Q स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यू होता है, तो Q बराबर R पर पावर 3/2, यानी कि अगर चार्ज बहुत ज़्यादा रहेगा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा दोनों के बीच में, क्योंकि रिपल्सन फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ हमको समझ में आया। दूसरा देखो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में क्या है, सारा देखो न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है, तो कहीं ना कहीं से यूज होगा तो आप उसको कोरिलेट करके न्यूमेरिकल बनाइएगा। अब देखिए टेन थीटा बराबर इतना लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से R का वैल्यू निकाल सकते हो इधर करके 1/2। अच्छा साइन थीटा बराबर इतना लिख गए तो यहाँ से कभी कभी R का वैल्यू साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो अगर नहीं दिया हुआ है तो, ठीक। एक बात और, साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, तो दोनों को इक्वेट कर दिए, साइन थीटा के जगह पे इतना, टेन थीटा के जगह पे इतना, इस तरह से R का वैल्यू निकल गया। बात समझ में आया। तो यही है आपका सस्पेंडेड बॉल चार्ज सिस्टम में। अब देखिए कितना बार कहता है कि सर केस 2 में भी रहता है क्या, इसमें केस 3 भी, तो बिल्कुल रहता है, लेकिन आप खुद इसको कर सकते हैं। जैसे देखो एक और हम बता देते हैं आपको कि कैसे क्या होगा। जैसे कभी कभी केस 2 में ये बोल दिया, केस 2 में आपको ये बता दिया कि M1 बराबर M2 है, OM है, बट Q0 बराबर Q2, ये मान लो कि मान लिया ऐसा कुछ, तो कह रहा है कि क्या कंडीशन होगा। तो आप खुद देखिए, बॉल तो यही था ना, L है, अब M1 M2 था और यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, तो इस तरह से बन जाएगा।
ठीक, मान लीजिए ये दूरी r यहाँ से, अब ये r/2 मान लो। अब देखो ये थीटा दोनों इक्वल होगा कि नहीं, तो आप खुद सोचिए, यहाँ m1 बराबर m है तो दोनों जगह नीचे तो mg लगेगा ना दोनों में। अब इधर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, अब इस पर चार्ज Q1 मान लो, इस पे Q2 मान लो, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लगेगा, C डैश Q1 Q2/r², और इस पे इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लगेगा, C डैश Q1 Q2/r²। तो अगर मान लो ये अल्फा एंगल है, ये बीटा है, तो अल्फा बराबर बीटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे फोर्स तो सेम लग रहा है ना। तो फोर्स सेम लग रहा है तो वो डेविएशन भी इक्वल होगा। कहाँ से, तो वर्टिकल लाइन से। तो ये सेम ट्रीट करेगा केस 1 जैसा। अगर अल्फा और बीटा अलग अलग होगा तो फिर हम सिचुएशन को देख करके अलग अलग निकाल लेंगे। क्लियर हो गया ना बात? तो बढ़िया से इसको समझिएगा, यानी समझ लिए हैं। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है आप बनाइएगा। नेक्स्ट जो है अगला जो फॉर्मेट है हमारा वो इंटीग्रेशन बेस्ड हो।